तो जैक डी के कैंडिडेट जबरदस्त कमर कस चुके हैं बिकॉज उनकी डेट सिलेक्शन लिंक आ चुकी है और अगस्त से आपका पहला बैच एसएसबी का स्टार्ट होने जा रहा है और मुझे लगता है कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी फिर से आपके सामने है अपने आप को बेस्ट तरीके से रखने का और फाइनली एसएसबी को क्रैक करने का। बट इसके साथ कई प्रश्न भी जहन में लगातार आ रहे हैं। आज उन्हीं कुछ प्रश्नों का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे एक जैक एस्पिरेंट के लिए आखिर एसएसबी के दौरान किन बातों का विशेष तौर से ख्याल करना होता है और कैसे वो अपनी सफलता को 100% आने वाले एसएसबी में सुनिश्चित कर सकें। और ऑब्वियसली इस विशेष सेशन के लिए एक बार फिर से जुड़ सकें हमारे साथ बिल्कुल विशेष कैप्टन एसके सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड ऑब्वियसली जैक entry always make us sir excited because mature entry, sensible entry सर। और इन कैंडिडेट्स की जब मैं सिंसियरिटी और मैच्योरिटी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ ऐसे ही जज एडवोकेट जनरल्स होने चाहिए और वाकई में वो हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि जज एडवोकेट जनरल जो एंट्री है सर, क्वेश्चन तो मेरे पास 2-3 हैं क्रमशः, बट पहला प्रश्न यही है सर कि इस एंट्री को बनाने का उद्देश्य क्या है, फौज के अंदर इनके पर्पस क्या हैं और बेसिक क्या कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर आती है जब एज ए जज एडवोकेट जनरल एंट्री के माध्यम से ये हमारे जो है फौज के अंदर जाते हैं। सर देखिए सर, जैसे हमारे कंट्री का अपना एक जुडिशियल सिस्टम है, आर्म फोर्सेस का अपना एक अलग लॉ है, अपना एक अलग जुडिशियल सिस्टम है जी। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं, कोर्ट मार्शल केसेस होंगे, समरी कोर्ट मार्शल केसेस होंगे या डिस्प्यूट्स जो होते हैं, आर्म फोर्सेस की लैंड्स के डिस्प्यूट बहुत जगह हैं इंडिया में। सो वो जितने भी मसले हैं वो सब कोई ना कोई तो हैंडल करेगा। फॉर दैट दे नीड दिस एंट्री। तो बेसिकली इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो केवल फौज के अंदर में, कोर्ट के अंदर नहीं होती बल्कि सिविलियन कोर्ट्स में भी ये लीड करते हैं। बिल्कुल लीड करते हैं सर। आर्म फोर्सेस के केस, आर्म फोर्सेस को रिप्रेजेंट करने वाले ये लोग होंगे और ये जब कमीशन लेते हैं इनिशियल 2 साल तो चलिए ठीक है, ये इन्फेंट्री के साथ अटैच होते हैं जाकर के, बट उसके बाद ये मिनिमम जो इनका वर्किंग एनवायरनमेंट होता है वो डिवीजन हेडक्वार्टर का होता है। डिवीजन हेडक्वार्टर इज कमांडेड बाय अ मेजर जनरल साहब। तो ये हमेशा ब्रिगेड लेवल पर भी काम नहीं करते ये लोग, इस डिवीजन लेवल के नीचे काम ही नहीं करेंगे। तो इनका जो एक्सपोजर है वो बहुत हाई होता है। अच्छा, यूजुअली ये भी लेफ्टिनेंट पोजीशन से स्टार्ट करते हैं सर? यस सर, हाँ। ये भी लेफ्टिनेंट से ही स्टार्ट करेंगे, बट इनका क्या है कि प्रमोशन थोड़ा जल्दी, पहले 3 प्रमोशन थोड़ा जल्दी मिल जाते हैं इनको। चलिए, ये तो रही रूबरू का, मतलब इससे समझ में आता है कि कितना क्रेडिबल डिपार्टमेंट है और क्या रॉयल्टी की जॉब है। मुझे लगता है कि हर लॉ ग्रेजुएट का सपना ये है क्योंकि सर उन्हें अपने पैशन को भी जीने का मौका मिल रहा है और प्रोफेशन को भी जीने का मौका मिल रहा है। तो मुझे लगता है उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन जो अहम है, जो आज मैं बेसिकली प्रश्न रखने वाला हूँ यहाँ पे, तो सबसे पहला प्रश्न जो यहाँ पे बन रहा है सर यही है कि हाउ इज जैक एसएसबी इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर एसएसबी इंटरव्यू। बिकॉज ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों का रहता है कि सर क्या कुछ डिफरेंस है या फिर नहीं है। नहीं, एसएसबी पैटर्न में तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। एसएसबी सबके लिए सेम होती है, बस सिर्फ एक जो चीज़ इनके लिए डिफर हो जाती है, ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स। क्योंकि जैक एंट्री देखिए सर सबसे मैच्योर एंट्री है, जैसा आपने पहले ही कहा। जी बिल्कुल। और एजुकेशन कोर, क्योंकि अब एजुकेशन कोर का एंट्री बंद कर दिया गया जी, तो उसके बाद नेक्स्ट सीनियर यही होती थी। और आज की डेट में जो आउटसाइड एंट्रीज मानते हैं जी, उनमें सबसे सीनियर एंट्री ये होती है। राइट। तो इनके पास ट्रेनेबिलिटी का स्कोप नहीं है, आप जैसे हैं वैसा ही एक्सेप्ट करेगी फौज जी। अब जैसे बेसिकली एक पॉइंट यहाँ पे बड़ा बनता है कि जैक जो एस्पिरेंट हैं, कोचिंग इनको कितनी मददगार होगी। बिकॉज ये सच है कि सर लॉ कंप्लीट कर चुके हैं बहुत सारे बच्चे, कोर्ट में रजिस्टर्ड हैं, बाय प्रोफेशन किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी एसोसिएट हो चुके हैं ये, तो बेसिकली ऑनलाइन इनके लिए ज़्यादा बेटर स्कोप होता है। बट मैं यहाँ पॉइंट एक रखना चाहूँगा, क्या ऑनलाइन से काम हो सकता है या ऑफलाइन का इन्हें वाकई में हिस्सा बनना चाहिए एसएसबी ट्रेनिंग का? ऑनलाइन में सर देखिए चीज़ें समझाई जा सकती हैं, जिसको समझ सकता है समझ के काम कर लेगा, उस यंगस्टर के लिए ऑनलाइन बहुत अच्छा है जी। लेकिन क्योंकि हमारे ऑनलाइन में से सेलेक्ट हुए हैं और ऑल इंडिया रैंक 2 भी गए हैं, राइट सर, है ना। सहर्ष चौधरी ऑल इंडिया रैंक 2 थे और वो ऑनलाइन बैच के थे, राइट। उससे पीछे प्रशांत नाथ त्रिपाठी जो सिलेक्ट हुए थे जैक एंट्री में, ऑल इंडिया रैंक 5 सर, ऑल इंडिया रैंक 5, और वो ऑफलाइन बैच के थे, राइट सर। क्या होता है कि सर इनका ग्रुप बिहेवियर, क्योंकि आप ऑनलाइन में ग्रुप बिहेवियर नहीं समझ पाएंगे, तो अगर ये ऑफलाइन में आएंगे तो इनका ग्रुप बिहेवियर समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाती है, राइट सर। ये इनको एक कोचिंग का जो फायदा है। अब कोचिंग इनके लिए जरूरी है या नहीं है, ये थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत मैच्योर हो चुके हैं सर, ये अपने माइंडसेट से रिजिड हो चुके हैं अभी लगभग। और जैक एंट्री में जो सबसे बड़ी चीज आप देखेंगे सर, ये कैंडिडेट थोड़े स्ट्रेस्ड होते हैं, आइडियाज हैं इनके पास। जैक एंट्री से पहली एक्सपेक्टेशन क्या है, योर कम्युनिकेशन स्किल एंड योर ड्राफ्टिंग राइटिंग स्किल नीड टू बी एक्सेलेंट। अभी
आपको पूरी जिंदगी इसी चीज का खाना है, इसी चीज की रोटी मिलनी है आपको, कि आपके बोलने की काबिलियत और आपके लिखने की काबिलियत। अगर ये दोनों आपकी अच्छी नहीं है और ट्रेनेबिलिटी आपके पास है नहीं कि आपको आगे चल करके कोई सुधार देगा ट्रेनिंग में, आप इतने मैच्योर हो चुके हो, तो यहाँ से एक तो इनको ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। राइट। अच्छा, ट्रेनिंग कितना यूजफुल होती है सर? देखिए साइकोलॉजी क्या कहती है, स्टिमुलस रिएक्शन, SSB इज ऑल अबाउट स्टिमुलस रिएक्शन, राइट सर, है ना? तो जो साइकोलॉजी पोर्शन है वो उसमें ज्यादा रोल होगा। बाकी देखिए बिहेवियर का टेस्ट है तो इसका काम सभी जगह आएगा। राइट। अब जो स्टिमुलस रिएक्शन में दो लोगों ने बात की थी, एक थे इयान पावलोव, रशियन रिसर्चर थे। उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी स्टिमुलस है उसको रिएक्ट करना चाहिए। वो कहते थे कि इसको बदला नहीं जा सकता, ये कंडीशनड और अनकंडीशनड होता है, राइट, है ना? बट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने, जो अमेरिकन रिसर्चर थे, राइट, उन्होंने आकर के इस कॉन्सेप्ट को बदल दिया। दोनों ने ही बात की है स्टिमुलस रिएक्शन के ऊपर, मगर थॉर्नडाइक ये कहते थे कि आप प्रैक्टिस के साथ अपने स्टिमुलस रिएक्शन को बदल सकते हैं, रिस्पॉन्सेस को बदलते हैं। इट्स अ वेरी ट्रू सर। हम कितने एग्जाम्पल देख सकते हैं दुनिया में कि जहां लोगों ने एक समय के बाद खुद में चेंज लाए, और ऐसे चेंज लाए जो उनकी पर्सनैलिटी के बिल्कुल कह लीजिए कि अगेंस्ट था। बिल्कुल सर, यही चीज है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अब देखिए आप सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है कि जब हम प्रैक्टिस में जाते हैं और जो चीज़ें अच्छी हो लगने लग जाती हैं हमको, जो अच्छे रिस्पॉन्सेज होते हैं हमारे, हम उनके हैबिचुअल हो जाते हैं और हम अपने डेली रूटीन में उसको फॉलो कर लेते हैं। जो रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं होते हैं उनसे हम दूरियां बनाने लग जाते हैं खुद पे खुद। ये समझने के लिए बिल्कुल कोचिंग आपके लिए मददगार होती है। और ये बहुत सही भी आपने बात कही सर कि एग्जैक्टली आपको अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स खुद से नहीं पता चलेगा अनटिलनेस आप किसी टेस्टिंग प्रोसीजर से और फीडबैक से नहीं गुजरेंगे। तो एक गाइडेंस की ज़रूरत है, इसको हम कोचिंग वर्ड नहीं कहते हैं। एंड व्हाट वी एग्जैक्टली बिलीव इन गाइडेंस। एंड हम बिल्कुल मास ट्रेनिंग प्रोग्राम में, और सब ने जैसा पॉइंट साइकोलॉजी को लेकर भी उठाया, ये सच भी है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी इज डिफरेंट, और उसको इंडिविजुअली ही एक्सेस करना, उसका फीडबैक करना बेहतर होता है। और आई फील प्राउड कि एमकेसी के अंतर्गत वो चीज़ें उस तरह से की जाती हैं। सर बिल्कुल है। हाँ, जैसा बच्चों को। और एक चीज़ इनको समझाएं थोड़ा सा कि ह्यूमन बिहेवियर जो है ना, ये 4 तरीके से होता है सर जी। एक क्या है कि ओपन टू ऑल, जैसे होता है कि एक मेरे कुछ पोटेंशियल्स है, मेरी कुछ काबिलियत है, कुछ कमियां हैं जो मुझे भी पता है और आपको भी पता है, राइट, है ना? एक वो सेगमेंट आता है जिसमें मुझे अपनी कमियां और अच्छाइयां खुद पता है, आपको नहीं पता, मैं छुपाता हूं उन चीजों को दुनिया से। तीसरा वो भी है जो मेरी कुछ अच्छाइयां कमियां हैं जो आपको पता है मगर मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। कोचिंग का यही रोल है कि जो आपके अंदर है वो अगर हमको पता है कि अगर इसको सुधारा जा सकता है या इसको ऐसे बदलना पड़ेगा, वो आप खुद तैयार नहीं हो उसके लिए, है ना? जैसे कोई एक लड़का है सर, वो बहुत जिद्दी है, आप जानते हैं जिद्दी है, पूरी दुनिया जानती है ये जिद्दी है, मगर वो क्या सोचेगा अपने लिए कि मैं डिटरमाइंड हूँ, मैं, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है। वो अलग, इसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन इल्यूजन, कि ये कुछ अलग ही सोच रहा है अपने बारे में। राइट। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत अच्छाइयाँ होती हैं, वो उन अच्छाइयों को भी कमियों में देखते हैं। जैग एंट्री के साथ ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, क्योंकि लाइफ प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी के दौरान क्या होता है ना सर कि बहुत सारी चीज़ें जो सही भी होती हैं उनको आप गलत तरह से देखना स्टार्ट कर देते हैं। लो कॉन्फिडेंस, एक लो कॉन्फिडेंस जिसको वर्ड कहते हैं, बट हम कॉन्फिडेंस कमाल करेंगे और इसीलिए एमकेसी का गाइडेंस जरूरी है एसएसबी के लिए। सबसे अहम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है सर ये मेरा, इवन डिस्कशन तो बहुत लंबा हो सकता है, बट हमारी कोशिश इस सीरीज में यही चल रही है कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बातें इन तक पहुँचाएं। नेक्स्ट बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं, अभी तो आप समझ सकते हैं कि 5 ईयर प्लान का ये हिस्सा बनने जा रहे हैं, वाया क्लैट ये एंट्री करेंगे। किसी भी चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, मुझे लगता है ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि लॉ एक बड़ा प्रोफेशन है और मुझे लगता है कि उसकी सिंसियरिटी अगर 10+2 के बाद ही लागू की जा रही थी, इसमें बुराई क्या है? आप इंजीनियर बनने जाते हैं, आप डॉक्टर बनने जाते हैं, तो आप 10+2 से आप फौजी बनने भी जा रहे हैं, तो 10+2 से आप एक्टिव हो रहे हैं। तो आई थिंक एक लॉ ग्रेजुएट से और एक अच्छा लॉयर बनने के लिए भी मुझे लगता है कि 10+2 से ही एक्टिविटी शुरू हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है हर एंगल से। क्वेश्चन यही था सर कि ये जो 5 ईयर प्लान होगा इनका, इस दौरान कहीं ना कहीं इतना एकेडमिक फोकस हो जाता है कि सर कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते हैं। इवन अपॉर्चुनिटीज़ कॉलेजेस की तरफ से इनको दी जाती हैं, बट ये कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो क्या सुझाव होगा आपका इस चीज़ को लेके, कितना आगे चल के उनके लिए अहम होगा और उनके लिए मायने रखेगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल है सर ये तो, क्योंकि इनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है। ये लोग
ओवर एकेडमिक हो जाते हैं, ज़्यादा फोकस करते हैं सिर्फ पढ़ाई पे, क्योंकि जायज़ बात है, जज बनने जा रहे हो तो पढ़ने, या आप एडवोकेट बनने जा रहे हो तो आपको सिर्फ लिखना है, ड्राफ्टिंग है। अच्छा, इनसे आप जब पूछेंगे कि व्हाट ऑल अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज यू हैड बीन इन्वॉल्वड इनटू, मूड कोर्ट, है ना, ये इसी तरीके की एक्टिविटीज में रहते हैं। इसके अलावा क्या किया? कोर्ट से हट के कुछ करते ही नहीं, जो भी एक्टिविटी कोर्ट से रिलेटेड है। आप देखिए सर, गोल्डन रूल ऑफ एसएसबी इज हैप्पी, हेल्दी एंड पॉजिटिव यंगस्टर, राइट, है ना। ये क्या है, इनसे दूर रहते हैं, ये स्ट्रेस्ड, कंफ्यूज्ड और नेगेटिव बनने की कोशिश करते हैं। और समाज भी सर थोड़ा सा बनाता है, बिल्कुल। प्रेशर इतना दे दिया, प्रेशर इतना ज्यादा। यू एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, आप अब तो 12th के बाद कॉलेज चले जाएंगे 5 ईयर प्लान के अंदर जब जाएंगे, आप बाकी एक्टिविटीज में जितना पार्टिसिपेट करेंगे, देखिए होगा क्या, आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे, आपका ग्रुप बिहेवियर हमेशा नीचे जाएगा। सर ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल पॉइंट पे बात, क्लियर कट पॉइंट। अगर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो गए अपने इंडिविजुअल वर्क के ऊपर, आपका ग्रुप बिहेवियर खराब हो जाएगा। उसके लिए जरूरी है कि आप कॉलेज में जब रहें तो शाम को आप गेम, अगर आप लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना चाहते हैं तो आप गेम जरूर खेलिए, कोई ना कोई शाम को टीम गेम अगर मिल जाए 1-1.5 घंटे का, बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, कुछ आप ऐसा कोई टीम गेम खेलिए जा करके, जहां से आपको कोऑपरेशन समझ में आए लोगों का। और अपने आप को एक्सप्लोर करिए। हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में आती है वो कॉलेज के द्वारा दी जा रही है या खुद से आप जनरेट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और सर, और बीइंग ए फौजी सर, ये समझाना भी चाहता हूँ, शायद बच्चे इस बारीक पॉइंट को कभी नहीं समझ पाते हैं कि फौजी अफसर जो है वो सर टीम को लीड करता है, खुद को नहीं लीड कर रहा होता है केवल। बीइंग ए टीम लीडर, जब आप किसी स्पोर्ट्स में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप वॉलीबॉल ही खेल रहे हैं, तो जब आप मैच जीतते हैं तो आप अकेले नहीं जीतते हैं, आपकी पूरी टीम जीतती है। और बीइंग ए लीडर, यही तो आती है वो इमर्जिंग लीडरशिप, कि ना दिखाते हुए भी वो लीडरशिप हो रही है और उस वजह से टीम जीत रही है। वो मोटिवेशन, वो कनेक्ट, वो बिलीव, और टीम आप पे भरोसा करे और टीम आपको मौका दे अपने साथ रखने का, यही तो कॉपरेशन है, यही तो बैलेंस है जो आपको सीखना है। सर 5 साल अगर ये लोग टीम वर्क से बाहर रहे, राइट, और 5 साल बाद आप एलिजिबल हो भी जाओ जैक एंट्री के लिए, और आने के बाद आप कहें कि जी आपको कोई टेक्निक बता, टेक्निक सिखाई जा सकती है, बट बिहेवियर कौन सिखाएगा? राइट, बिहेवियर आप को थोड़ा सा अपने अंदर अभी लेके चलना पड़ेगा। और ये हम एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं कि टाइम नहीं है सर, बहुत प्रेशर है। आई थिंक आप अगर इस तरह की सोच रखते हैं और इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सोच छोटी होगी, समय निकालना पड़ेगा और आपको हर वो चीज़ करनी होगी जो ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि आज से ही बिल्कुल आप कुछ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, उससे आपको अच्छा भी लगेगा और फ्यूचर बिल्डिंग में आप अपनी बेहतर कर पाएंगे। फाइनली मैं यही कहना चाहूँगा, जैग एंट्री बिल्कुल शुरू हो चुकी है, तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं बिल्कुल कमर कस लें, और हमने भी ज़बरदस्त बैचेस ओपन कर दी हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम आपके लिए हैं। बस आइए, एक सही से मेहनत करिए और समझने की कोशिश करिए कि जो ये टेस्ट हैं, आखिर इन टेस्ट के पीछे का उद्देश्य क्या है और आपकी पर्सनालिटी के अंदर वो क्या देखना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि सर उस चीज़ को बहुत बेहतर ढंग से दर्शाते भी हैं और आपको रियलाइज़ भी कराते हैं पूरी ईमानदारी के साथ, और यही आपकी सफलता का बड़ा कारण बनेगा। सर कुछ चंद लाइनें जैक एस्पिरेंट के लिए जो एसएसबी के लिए आना चाहते हैं। बिल्कुल, अभी 1 महीना टाइम है, आप तैयारी करिए और अच्छी से तैयारी करिए, स्ट्रेस मत लीजिए एसएसबी का। एसएसबी को जितना आप इस प्रोसेस को एंजॉय करेंगे उतना आपके रिकमेंड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आप लोग रिकमेंडेशन का प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, काम कम कर पाते हैं, ठीक है। तो योर थॉट्स, योर आइडियाज शुड बी सप्लीमेंटेड विद योर एक्शंस, नॉट बाय योर डिजायर्स। मुझे लगता है आपका करियर ऑलरेडी प्रेशर लेने की जरूरत है नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अपने उस पैशन को जीना चाहते हैं और शायद उसी के लिए आप इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं, तो दे दीजिए 100%, क्या फ़र्क पड़ता है, जो भी होगा रियल दिल से है, कर दीजिए, बस वही करने पे तो सफलता मिलती है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई थिंक इट वॉज नाइस डिस्कशन सर, एंड आई थिंक गॉट ऑल कंटेंट। बाकी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए और जो आपके दिल में प्रश्न है प्लीज़ रखें, क्योंकि आपका जो भी प्रश्न होता है वो हमारे लिए एक फीडबैक भी होता है और हमें मोटिवेशन भी देता है कि नेक्स्ट टाइम आके हम किन विषय पे बात करें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल एमकेसी तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए हमारे साथ और फाइनली सफलता लेके दिखाएंगे। और जैक एंट्री के लिए मैं यही कह सकता हूँ कि एमकेसी इज़ अ सिंगल डेस्टिनेशन एंड प्लेटफॉर्म जो हमेशा से अपनी पोजीशन बनाता आया है। हर जैक एंट्री में हमने अपनी रैंक्स होल्ड की है, मेहनत किया है, बस यही चीज़ अब आपके साथ करनी है। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।